साथियों, आज कोविड-19 नाम की जिस महामारी से सारी दुनिया त्रस्त है, जिस तरह इस आपदा के साथ साथ हमें जिस तरह के दृश्य लगातार अपने चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, वह सब हमें शोकाकुल किए हुए हैं। पूरे माहौल में एक अजीब सी उदासी है। कहते हैं कि दुनिया में दो ही बड़े दुख हैं, भूख और अपमान। भूख और अपमान से मिलकर जो दृश्य बनता है वह लगातार हमें बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है और हम अपने आप को बहुत लाचार, बल्कि यह कहूँ कि हमारी लाचारी एक बहुत बड़ी लाचारी की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इन सारे दृश्यों के बीच जो बात समझ में आती है कि मनुष्य ने अंधाधुंध विकास की जो दौड़ में जो शामिल हुआ है, वह उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने ही विनाश की पृष्ठभूमि भी रची है। जो यह महामारी है, कहीं पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन, पृथ्वी के भयानक दोहन से उपजी हुई प्रकृति की एक प्रतिक्रिया, प्रकृति का एक जवाब है और इस जवाब से कोई सबक लिया जाएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि कोविड-19 के बाद दुनिया वैसी ही नहीं रहेगी, यह कुछ बदल जाएगी। फिर भी यह तो होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन का एक समय हमने 90 से देखा था और जो इस चरम रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ, वह जरूर डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा सकता है, जाएगा, ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है। लेकिन मनुष्य कितना बदलेगा, पूंजी का स्वभाव कितना बदलेगा, मनुष्य का लालच कितना बदलेगा और अन्याय और शोषण के जो रूप हैं वह कितना बदलेंगे, यह बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। मैंने आप सबके लिए अपने उपन्यास अस्थि फूल से जो अंश चुना है वह आज के इस समय को बहुत प्रासंगिक, उसके साथ बहुत जुड़ता है और उस सारे हमारी बेचैनियों को, हमारी चिंताओं को कहीं एक स्वर देने की एक कोशिश भी है। यह उपन्यास राजनीतिक सामाजिक उपन्यास है और जो कथा है इसकी मूल, वह दरअसल झारखंड से होती हुई हरियाणा और फिर दिल्ली तक फैली हुई है। पर यह जो कथा है, यह उस हाशिए के समाज की कथा है। हालांकि केंद्र में मैंने आदिवासी समाज को लिया है, झारखंड के संथाल आदिवासी समाज को, लेकिन यह केवल आदिवासियों की कथा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो हाशिए के समाज का हिस्सा है, जो हाशिए पर ढकेल दिया गया है, जिससे उसकी वो सारी चीज़ें, उसके वह सारे स्वप्न छीन लिए जा रहे हैं। यह उनकी कहानी भी है और यह किसी एक प्रांत की, किसी एक गांव की, किसी एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि यह गांव, देश, महानगर, दुनिया, मनुष्यता पर मंडराते हुए खतरे, प्रकृति, स्त्री, सब पर मंडराते हुए, बच्चों, सब पर मंडराते हुए खतरे की कहानी है। इस खतरे से आगाह करती हुई, इन चिंताओं से रूबरू कराती हुई यह सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि जब मजदूरों के लौटने के दृश्य हमारे सामने आते हैं तो इस उपन्यास का मुख्य पात्र बीजू भी बहुत लंबे समय बाद अपने गांव लौटता है और लौटने का वह दृश्य कैसे एक जैसा दिखाई पड़ता है कि जब वह लौटता है तो बहुत सारी चीज़ें उससे वहाँ भी छीनी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें
बीत गई हैं, खो गई हैं, उसके हिस्से के बहुत सारे स्वप्न, बहुत सारी आशा आकांक्षाएं, उसका परिवार, उसकी संस्कृति तक, उसकी भाषा, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं और यह सब कुछ भूख और गरीबी की भेंट चढ़ गया है। वह भयानक सारा कुछ जो हमें कहता है कि यह सारी जो दुनिया है उसे कैसे हम समझें, जानें। तो मुझे लगता है कि यह जो चैप्टर मैंने आज चुना है आप सबको सुनाने के लिए, वह निश्चित ही हमें हमारे आज के समय, आज के परिवेश से कहीं ना कहीं जोड़ता है। इस चैप्टर का नाम है बारे इतात, इतिहास पर लात। बारे इतात का अर्थ संथाली भाषा में है उपहार। एक ऐसा उपहार जो बहन की शादी में वर पक्ष वालों की तरफ से भाई के लिए आता है। किंतु उस उपहार की त्रासदी क्या है, क्योंकि कथा जहाँ तक जाती है वहाँ गरीबी का हाल यह है कि विमेन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बहुत सारे अन्याय के, शोषण के बहुत सारे रूप हैं, अनेक विविध रूपों से भरा हुआ है। और व्यवस्था है जो फंक्शन नहीं कर रही है ठीक से। बहुत सारी अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एक आम नागरिक को, वह उसके हिस्से से गायब है। और उसकी जो विडंबनाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, दुख है, लाचारी है, वह सब कहीं इस उपन्यास में आता है। तो चलिए देखते हैं कि बीजू कैसे अपने गांव लौटकर क्या पाता है, क्या देखता है, क्या महसूस करता है, क्या कुछ छूटा हुआ, क्या कुछ बिखरा हुआ। और कहीं ना कहीं हम आज के जो दृश्यावलियाँ हैं भयावह, दुखद, उनके साथ अपने को जोड़ते हुए इस अंश को पढ़ेंगे और उन्हीं श्रमिकों को यह अंश मैं समर्पित करती हूँ। बारे इतात, इतिहास पर लात। वर्षों बाद झोपड़े में घुसते हुए बीजू ने पाया कि यह वही झोपड़ा नहीं रह गया था। सामने कुछ दूरी पर लगा साल का पेड़ कट चुका था। सूखी हुई इसकी जड़ धरती के नीचे तक खुदी हुई अतीत में अपने होने का प्रमाण दे रही थी। झोपड़े से टिका बांस का दरवाजा जर्जर होकर किसी तरह अटका भर था। उसमें से कई डंडे निकल चुके थे और आसानी से कोई कुत्ता, बिल्ली या बकरी का बच्चा उसमें घुस सकता था। छप्पर जगह जगह से खिसक चुका था और वहां से छनती हुई धूप अंदर घुस रही थी। जमीन पर जगह जगह काई के गहरे निशान थे और कहीं कहीं कोनों में अब भी वह अपनी हरितिमा में खिली हुई थी। कहीं कहीं काले निशानों पर लगता था किसी ने खुरपी से खुरच कर जगह साफ कर दी है, यानी आदमी के होने के चिन्ह अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। झोपड़ी की दीवारें मूंछ और बांस के असली रंग को भूल चुकी थीं और काली मोटी लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिए अपने अस्तित्व की आखिरी इकाई को बचाती लटकी हुई सी थी। सब कुछ किसी गहरी धुंध, किसी गहरी पीड़ाजनक उदासी में लिपटा अपनी समूची अस्त व्यस्तता में कटा, बिखरा, टूटा सा लग रहा था। कोई जीवन जो यहाँ फूल पत्तों, पशु पक्षियों, पौधों, वृक्षों और अनाज की गंध में खदबदाता था। कोई चूल्हा जो यहाँ वहाँ सुलगता हुआ अपनी आंच से जीवन को गरमाता था, कहीं दूर अतीत में टंगा रह गया लगता था। इतने सूने और एकाकी और उजाड़ से लगते गांव को बीजू ने इतना निपट इससे पहले कभी नहीं जाना था। कभी कभी अब भी सड़क की तरफ जाने वाली पतली पगडंडियों से कोई गुजर जाता था तो क्षण भर को लगता था किसी ने जीवन को छुआ है। वह चौंक कर उधर देखने लगता और जीवन की सरसराहट बीत जाती। उजाड़ की इस विकरालता ने बीजू को भीतर तक हिला दिया। घबरा कर वह पिछवाड़े निकल आया
तो देखा कब का लगा गुड़हल का पेड़ हरहरा कर बढ़ आया था। उसकी शाखाएं मोटी हो चुकी थीं और पत्तों फूलों से लदा वह एक बड़े पेड़ की तरह जगह घेरे इतरा रहा था। लगता था मौका पाकर ही उसने खूब जगह हथिया ली है। मौका पाकर कोई भी किसी की जगह हथियाने से नहीं चूकता था। पूरी दुनिया मनुष्य का होना हथिया लेना चाहती थी, उसके जर जमीन समेत। इसीलिए तो गुड़हल के नीचे कभी लगाई गई गेंदा की क्यारियां सूख कर खत्म हो चुकी थीं। उनकी जगह घास फूस उगाई थी और खूब डोल रही थी। बेहया का पूरा बाड़ा बन गया था और तमाम कटीले पौधे सिर उठा चुके थे। बीजू ने अनजाने ही आगे बढ़कर गुड़हल के पेड़ को छुआ। पेड़ ढेरों कलियों से भरा खिलने खिलने को था, पर उसे लगा कि सारे फूल खिल चुके हैं और पेड़ लाल रंग से सराबोर हो चुका है। वह फूलों की गमक महसूस करने लगा कि तभी उसे वन चंपा के फूल का गिरना याद आया। रानी सुंदरी का जीप में चढ़ते हुए संकोच से भरे पांव का उठाना और साड़ी का कुछ ऊंचा हो जाना याद आया। घूंघट किए माथे की बेचैनी और चुप का रुदन भी याद आया। तभी कुछ गिरा। वह गिरे हुए फूल को उठा लेने को झुका, मगर फूल बीत चुका था। जो गिरा वह गुड़हल की डाल पर अटका सूखा पत्ता था। वह चौंक गया। सामने देखा तो सब किसी सुनसान बियावान में कांपता दिखा। टूटे हुए छूटे हुए झोपड़े, उनका उजड़ा हुआ हवा से बारिश से उखड़ कर कहीं और जा गिरा मूंज का बड़ा बड़ा गट्ठर, बांस की डंडियां, खपच्चे। उसे एक एक कर तमाम नाम और तमाम करतब करती आवाजें अतीत से निकल निकल कर सुनाई पड़ने लगी। असम असम की ध्वनि से लिपटा लहराता हुआ सुरजू का हाथ उसे ढेर सारे जाते धुंधले लोगों के बीच साफ दिखाई पड़ने लगा। उसने सुरजू के घर की तरफ देखा। वहां अब कुछ पहचान में नहीं आता था। एक भी लकड़ी उस घर में साबुत नहीं दिखती थी। जरूरतमंदों ने अब तक सब अपने काम में ले लिया होगा। केवल लंबे लंबे आकाश को छूते घास और कटीली झाड़ियों का बेतरतीब फैलाव। जिंदगी के निशान किस तरह जिंदगी से गायब किए जा सकते हैं। दूर कहीं टूटी हुई जमीन की खुदाई से आती हाहाकार की ध्वनियां हवा में तिरती, फैलती, डराती। वह पीछे से चलते हुए आगे आकर रुक गया। खरपतवार और धूल धक्कर से भरा घर का द्वार, लगता था किसी आंधी ने उसे नींद में हिलाकर तहस नहस कर डाला है। घर का दालान कभी साफ सुथरा गोबर और काली मिट्टी की गंध लिए होता था। अम्मा लीप कर कैसा तो चिकना बना देती थी। घर के आगे की लिपाई में उसे अम्मा का हाथ दिखने लगा, गाता हुआ, लीपता हुआ। आम जुरी चांदोले का, होपुन जुरी ई पिल्ले का। प्रिय, तुम तो चांद के समान हो। प्रिय, संतान तारे के समान है। लीपते हुए हाथ धीरे धीरे पूरी जमीन को निर्मल और सुंदर बना देना चाहने लगते। लीपते हुए लाल चूड़ी कलाई में पहने हाथ थोड़ी मिट्टी उठाते, थोड़ा गोबर उठाते, थोड़ा पानी उठाते और सबको एक साथ करते हुए आगे बढ़ते जाते। सारी जमीन नहीं, सारी पृथ्वी, सारा द्वार नहीं, सारा जंगल, सारा आंगन नहीं, सारा आकाश निर्मल करने बढ़ते हाथ। वह भावुक हो उठा। वह बढ़ते हुए हाथों की लय में अपनी लय विलय कर देना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में जाने कितना कुछ कौंधता और गुजर जाता। अतीत में घुसकर अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वह अचानक अपनी असमर्थता से भयभीत हो उठा और कुछ देर पहले उपजी भावुकता अब उसे आक्रांत करने लगी। इससे बचने के लिए रास्ता ढूंढता वह इधर उधर घूमने लगा। दुनिया में आदमी सबसे भाग सकता है, अपने आप से नहीं। वह भी अपने आप से घिर गया। बाहर आकर फिर से पहले ही देख ली गई चीजों को देखने लगा। हर बार का देखना अलग होता है। कितनी ही चीजें पिछली बार के देखने में छूट जाती हैं। बार बार देखने की जरूरत इसीलिए खत्म नहीं होती। इस बार जो दिखा तो वह चौंक गया। पहले देखने में उसे गांव की जो उजाड़ विकरालता दिखी थी, वह अचानक बाजार से ढक गई।
दरवाजे के ठीक दाहिनी तरफ जहाँ कभी कभी बकरी बांध दी जाती थी, बकरी या कभी गाय बांधने के लिए खूंटा गड़ा था, उसमें रस्सी से बंधा था एक हल्के हरे रंग का दोपाया जानवर, जिसके ऊपर एक बरसाती उड़ाई गई थी। झटके से बीजू ने बरसाती खींच दी और चौंक कर एक पल को चीख सा उठा। सामने पुराना सा जंग खाया एक बीते हरे रंग वाला स्कूटर खड़ा था। उसी के पास एक झलंगी हुई झूलती खटिया में सुजन महतो लटके हुए से सो रहे थे। ए बाबा, कहाँ से आया ये? चोरी किए का? वह खटिया को पायताने से हिलाने लगा। सुजन महतो हड़बड़ा कर उठे। के है? के है? वे आंख लप लप करते चिल्लाए, लप झप करते चिल्लाए। उनके मुंह से अभी भी कच्चे महुए की शराब की भाप छूट रही थी, दुर्गंध से भरी। सामने अचानक बीजू को पाकर वे तुरंत अपना संतुलन नहीं बना पाए और भौंकियाए से कुछ देर देखते रह गए। बता रे, कहाँ से आया इतना बड़का हाथी? बीजू ने और जोर से खटिया हिलाई। अरे रुक रे, मार डालेगा का? सुजन महतो अपने में लौटे। अरे तुम कहाँ से आया? सुजन महतो उठकर बैठ गए। बेटे को सामने पाकर अचानक ही एक अनजाना आह्लाद उन्हें छू गया। हम? बीजू ने खटिया हिलाना छोड़ दिया और हंसने लगे, ठठाकर, चिल्लाकर, हाथ उसी स्कूटर पर पटक पटक कर, फिर हाथ हवा में लहराकर, सिर आकाश की ओर करके दार्शनिक अंदाज में कहने लगे, मैं कहाँ से आ सकता हूँ? ऊपर वाले ने बस एक माँ की कोख ही बख्शी थी, जहां से मैं टपक पड़ा, और देखो उसकी कारस्तानी, मेरी डोर बांधी इतनी सी, बस यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, इसी के बीच खिंचता रहता हूं। उसने हाथ के इशारे से गांव और झोपड़े, सड़क की ओर जाने वाले रास्ते और झोपड़े, जंगल और झोपड़े की तरफ इशारा किया। और तुम्हारा जैसा बाप का फिकर भी तो है। क्या बोलता है? हमारी फिकर? तुम काहेला करने लगा हमारी फिकर? सुजन महतो खटिया से उतर गए। हमें बनाता है? सालों बीत गया कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें नजर भर देखे बिना चली गई, अब काहेला आया है? गुस्से में सुजन महतो ने खटिया पर अपने निकट चला आया उसका हाथ अपने से दूर खिसका दिया। देखो बाबा, ये जंगल, ये नदी नाले देखो, ये पशु पक्षी देखो, सांप बिच्छू देखो, कीड़े मकोड़े देखो, यहाँ के निवासियों की धड़कन देखो, इस माटी में लौटते नौनिहालों को देखो, दूध भरी छातियों की आस वाली इनकी माताएं देखो, ये मूंछ के डोलचे देखो, ये दौरी, ये खोपा, ये सूप की बिनाई देखो, गोबर के उपले देखो, ये घास पतवार देखो। यही तो है मेरी दुनिया, मेरा परिवार। इनकी भूख प्यास, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेती खलिहान, सबकी चिंता मेरी चिंता है, तो तुम भी तो इसी में आ गया बाबा। वह फिर हंसा, बेतहासा का हास्य। बड़म्मा, हम समझा कि हमारा फिकर हुआ तुमको। फिकर? कौन किसकी फिक्र कर रहा है? सरकार की राजा, नेता के दीवान, पार्टी पर पार्टी खड़ी हो जाती है, मगर फिक्र करने वाला कोई नहीं बनता। सब कहते हैं हमको झारखंड की जनता की फिक्र है, हम झारखंड की जनता के लिए लड़ रहे हैं। फिर सब अपना घर भरने लगता है। मधु कौड़ा की जय जयकार, जय जयकार। और झारखंड पैसा उगाहने की जगह बन जाता है। फिर भी फिक्र करने वाला जुमला चलता रहता है। सब फिक्र कर रहे हैं, सब। तुम बताओ, तुम किसकी फिक्र किया? यहां से 7 किलोमीटर दूर स्कूल खुला तो इनारा ने स्कूल जाने की हिम्मत की, हमने की। फिर कौन पढ़ पाया, हम कि इनारा? बताओ, किसने फिक्र की? हमारा पढ़ाई का फिक्र? खाली स्कूल खोल दिया, न कुर्सी न मेज न मास्टर न छत। वाह रे पढ़ाई। फिर कहता है तुम सब अफसर नहीं बनता। क्या मजाक है? काहेला खुलेगा असली स्कूल? काहेला भर्ती करेगा मास्टरन की? बताओ, किसको है फिक्र? तुम किसकी फिक्र किया? अपनी फिक्र छोटी फिक्र है बाबा। सबकी फिक्र से मिलकर ही बड़ी फिक्र बनती है। बड़ी फिक्र, करेजा चाहिए बड़ी फिक्र के लिए, करेजा। आते ही शुरू कर दिया प्रलाप। भाषण से दुनिया नहीं चलती है, भात से चलती है। भात के आगे बड़े बड़े करेजा वाले झुके हैं, हम तुम क्या चीज हैं? सुजन महतो बीजू का हाथ झटकार कर उठ खड़े हुए। गए तो रहे तुम खाक छानने, क्या पा लिया बताओ हमें भी? भटक के लौट आए ना?
अब जाओ यहाँ से, हटो जाओ, हमें रहने दो चैन से। सुजन महतो ने बड़ी लाचारगी से इस बार हाथ झटका। कुछ देर पहले बेटे के अचानक सामने आने से उपजा आह्लाद गायब हो चुका था। पा लिया, सच पा लिया। हाँ, आ गया चैन। चैन सबको चाहिए। क्या कहते हैं वो, अमन चैन। अमन चैन चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। यही तो होती है सब तरफ, वही अमन चैन की कोशिश। जनता को चैन चाहिए। हा हा हा, जनता। कभी इस पार्टी के नाम पर झारखंड बंद, तो कभी उसके नाम पे बंद। कभी यहां जमीन से भागो, तो कभी वहां से। कभी ये गांव, तो कभी वो गांव। इधर सरकार नहीं छोड़ रही, उधर कंपनी वाले। हमारी जमीन हमारी रह गई, नहीं ना। बाप दादों को कैसे याद करोगे? अपने देवी देवताओं को कैसे पूजोगे? अपने कुल वृक्षों से कैसे मांगोगे आशीष? जाओ, उगा लो तरकारी, बेचाओ कुमड़ा, बोलो दाल, चना बोलो कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से बॉक्साइट, कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से चूना, कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से लोहा। बस बस, ऐसी अच्छी नींद लगी थी, जगा कर यही कथा सुना रहा है तुम हमको। नहीं, कथा नहीं बाबा, जन कथा है ये। अब कथा नहीं रही, हमारे कथा किस्सों का जमाना लद गया। लाइव चल रहा है सब, लाइव। वो देखो, जुलूस जा रहा है लालखंडी सेना का, झंडा लिए लाल। और वो देखो, जरा सी देर में उन्हीं के पीछे निकल पड़ा है जुलूस दूसरा। लाल इधर, लाल उधर। लाल लाल किधर का लाल कौन? बता तू लाल किसका, अरे कंकाल किसका, बता तू लाल किसका। बीजू बोलते बोलते घर के भीतर घुस गया। घर में कुछ खोजता रहा पर कुछ ना मिला। खाने की कोई चीज। वह झल्लाया। खाने की एक चीज नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा भूखों नंगों के घर में? साला कड़वा सच से कब तक आंख नहीं मिलाएगा? देख बीजू महतो, देख, अपनी अखियां में बांस डालकर फाड़ फाड़ कर देख। देख कि हमारे घरों का खाना छीना जा चुका है। देख कि हमारे डेरे टूट चुके हैं। देख कि हमारी जमीनें तोड़ी जा रही हैं। देख कि हमारे लोग गुलाम हो रहे हैं। अचानक खाने की चीज खोजते हुए उस कोने में रखी हड़िया दिखी। उसने उठाकर देखा। देसी शराब का भक्का नथुनों में भर गया। शराब ताजी नहीं थी, खट्टापन उसमें से महक रहा था। बीजू ने एक घूंट पी लिया। तेज चीरता सा कुछ गले से पेट तक उतर गया। सुजन महतो भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस आए। बीजू को हड़िया से घूंट भरता देखकर तड़प उठे। हे, रख दे वहीं, मेरा कलेजा मत जला। काहेला आया यहाँ? बाप मरता है कि जीता, तुमको आज तक होश रहा? बुड़बक। बड़बड़ाते हुए सुजन महतो हड़िया छीन लेना चाहते थे। हड़िया से कई घूंट जल्दी जल्दी पीकर बीजू ने हड़िया एक तरफ रख दी। हड़िया में अभी भी कई घूंट की गुंजाइश बची हुई थी। हड़िया हिलाकर दिखाते हुए पूछा, सबको कहाँ भगा दिया है? इनारा कहाँ है? नन्ही और छुटका कहाँ है? कभी खोज खबर मिली सुंदरी दीदिया की? और अम्मा हाट निकल गई क्या? अचानक सुजन महतो को समय के मुट्ठी से झर जाने का एहसास हुआ। जो बीत गया था, जिसे उन्होंने धुंधला मान लिया था, वह सब उभर कर उनके सामने खुल पड़ा। अब निज डेरा कहाँ रहा? गए सब, जिधर जाना था। हम क्या करते? हम बेचारे अकेले पड़ गए। कितने लोग परदेश निकल गए। न खेत में अनाज, न घर में भात। कैसे टिका रहेगा घर? महतो ने हड़िया उठाई और एक सांस में बचा खुचा द्रव्य गटक लिया। कुछ देर तक किसी संत की सी मुद्रा में जमीन पर पैर सिकोड़े बैठे रहे। फिर अचानक धीरे धीरे एक अजीब बारीक आवाज में रोने लगे। तुमको क्या लगता है हम कोशिश नहीं किए? बहुत जी जान लगाए बीजू, मगर तुम्हारी अम्मा का सही इलाज नहीं करा पाए। शहर कैसे कैसे लेकर गए, क्या बताएं। यहाँ से आने जाने का कोई उपाय उन दिनों नहीं मिलता था। आने जाने वालों पर खतरा मंडराता था, जान का भी, माल का भी। औरतों का बाहर निकलना मुहाल हो गया। कंपनी वाले उठा ले जाते। हर बार कंपनी वालों को क्यों दोष दें? सभी कभी कभी कानून के रखवाले, तो कभी ठेकेदार, कभी नेता, तो कभी पनेता यही करते। कंपनी वाले तो सीधा सीना तान के जो मर्जी करा लें, कौन रोकेगा उन्हें जब सरकार उनके साथ है। ऐसा बेबस कभी नहीं रहा हमारा गांव घर। जब तुम्हारी अम्मा को अस्पताल में पहुंचा पाए तो डॉक्टर बाबू उसे अस्पताल में भर्ती ना करें।
न पैसा रुपया हाथ में, न किसी का पता। किसी तरह मान मनुहार से भर्ती मिली, मगर तब तक काफी पानी सिर से गुजर चुका था। रात होते न होते तुम्हारी अम्मा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अस्पताल वालों ने लाश उठाकर बाहर रख दिया और आदेश दे दिया कि ले जाओ अपनी लाश। कैसे लाते? न जेब में पैसा रुपया, न कोई पहचान वाला, न कोई मोटर, न गाड़ी। कोई रिक्शा वाला अनजान आदमी की लाश मुफ्त में क्यों ले जाने लगा? बहुत कोशिश किए, रोए चिल्लाए चिरौरी बिनती, सब बेकार। आखिरकार तुम्हारी अम्मा की लाश हम चादर में बांधे और कंधे पर लेकर अस्पताल से चल पड़े। इनारा हमारे साथ थी, रोते जाते, रास्ता पार करते जाते। गरीब का यही जीवन है। बीच बीच में सड़क के किनारे तुम्हारी अम्मा को कंधे से उतारकर जमीन पर लिटाते और सांस लेते। तुम्हारी अम्मा ने भी आखिरी वक्त हमारी मदद की। सबकी लाश फूल कर भारी हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मा तो हल्की हो गई थी। हमारा दोनों हाथ उन्हीं को संभालने में लगा था, तो बीच बीच में इनारा को भी देख लेते, कहीं लड़की इधर उधर न चली जाए, यह भी एक चिंता खाए जाती। लेकिन तुम्हारी बहन ने भी हमारी मदद की, न रास्ते में रोई, न कुछ खाने को मांगी। जब अम्मा मेरे कंधे से सरकने को होती तो इनारा उसे पैर से पकड़कर कुछ उठाकर खिसकवा देती और हमारा संतुलन सही करा देती। 10 किलोमीटर चलकर हम गांव आए। यह कहते कहते सुजन महतो जोर जोर से रोने लगे। उनके जीवन में पहली बार इतना भयानक रुदन उठ रहा था जो उन्हें लस्त पस्त बनाता, हार का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा था। हम हार गए बीजू, रुदन के आवेश में उन्होंने कहा। बीजू उनकी तरफ घूम गया, कंधे से उन्हें थपथपाने लगा कि बीजू रो पड़ेगा, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजू उठा और बोलने लगा, लड़ाई में पहले ही हार मनवा देना एक चाल है। चाल को तुम नहीं समझे बाबा, हम भी नहीं समझे, हम में से कोई नहीं समझा। पहले कमजोर करो, हमारी जमीन छोड़ लो, हमारा अन्न छोड़ लो, हमारी औरतें छोड़ लो, हमारे बच्चे छोड़ लो, तो अपने आप ही हार गए ना। अगर हम हार रहे हैं तो ये देश हार रहा है बाबा, ये देश हार रहा है। क्या बचा रहा है ये देश? अपना होना, अपनी पहचान का होना। कौन सा विकास चल रहा है? जिस देश की पहचान खो जाती है उसके विकास का कोई अर्थ नहीं बचता। दुनिया के सामने वह कौन सा रूप लेकर खड़ा होता है? ये देखो इधर, अपना सा मुंह लेकर, यही है हिंदुस्तान। हा हा हा। बीजू अचानक हंसते हंसते उठा और बाप की नरेटी पकड़कर बोला, सबको बर्बाद कर दिया, सबको। हट हट कहते हुए सुजन महतो की आवाज बंद होने लगी और रोनी की ध्वनि से मिला जुला ऐ जैसा कुछ तैरने लगा। क्षण दो क्षण गले पर दबाव बनाने के बाद बीजू ने बाप का गला छोड़ दिया। सब उगल दे, कर दे अपने दिमाग की उल्टी। कौन सा सब अच्छा बचा रहने दिया है और कौन सा बचा लेने में लगे लोगों को बचा लेने दिया जाएगा। हमारे आगे मुसीबतें हैं, ढेरों ढेर मुसीबतें, झेलो या मरो। बीजू ने बाप को धिक्कारा, फिर उठा और झोपड़े में नाच नाच कर बोलने लगा, हम सब कीचड़ में धंसे हैं, ये यहां तक, और हमारे सपने दलदल में गाड़े जा रहे हैं, ये यहां। जीना चुनना हमारी भूल है कि बहादुरी, पता नहीं। लड़कर मरो या घिसटते हुए मरो, मरना ही तय है तो मरो। मरो वीरों, हाथ में तीर धनुष उठाकर मरो। देखो देखो तुम्हारे तीर धनुष छीने जा रहे हैं, तुम्हें सजावटी घरों में सजाया जा रहा है। तुम सजावट के लिए हो, जीने के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ से तीर धनुष छीन कर बंदूक पकड़ाई जा रही है। वे जब तक चाहेंगे हम लड़ाई में होंगे, वो जब चाहेंगे लड़ाई रोक दी जाएगी। संभलो मेरे सिपाहियों, खुद से खुद को ही मार रहे हो, खुद से खुद पर निशाना। क्या अच्छी चाल है, वाह वाह, खूब। वे लौटे और सुजन महतो को झकझोरने लगे। पता नहीं धिक्कार का असर था या सुजन महतो खुद में ही डूबे थे। झकझोरने से वे एकदम शांत हो गए, फिर धीरे धीरे रुक रुक कर नशे के आगोश में तिरते से कहने लगे, ये कौन नौटंकी नादे हो, कब्बो तो होश में हमरो दुख सुन लो। बीजू पालथी मारकर बैठ गया और कान के पास हाथ रखकर सुनने का अभिनय करने लगा। बको महाराज, तुम्हारा कहना तुम्हारे ही कान सुनेंगे। सुजन महतो अपने दुख में इतना डूबे थे
कि बीजू के व्यंग के पैनेपन की धार पर चल पड़े। उस दिन कैसी हवा चल रही थी। नन्ही और छुटके को लेकर हम तुम्हारी अम्मा के साथ शहर के हाट के लिए निकले तो अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा, ऐसा आवाज करता सन्नाटा। तुम्हारी अम्मा ने टोका भी, मगर आवाजों भरे सन्नाटे में हमें चलना पड़ा। हम सब ने मिलकर जंगल से काले काले जामुन बटोरे थे, उसी को बेच लेना चाहते थे। तुम्हारी अम्मा दौरी में जामुन लिए सड़क के किनारे बैठ गईं। दोनों बच्चे उसी के आगे पीछे लगे थे। हम वहीं बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। निगाह सड़क पर लगी थी। इसी इंतजार में थे कि कहीं मजूरी के लिए कोई पूछने आए। बड़ी देर तक कोई नहीं आया। जामुन खरीदने वाले भी नहीं आए। लोग सामने से गुजर जाते थे, जामुन की तरफ देखते भी थे। कोई कोई दाम भी पूछता था। उम्मीद जगती थी कि तभी दाम पूछने वाला आगे बढ़ जाता। लाइन से 8-10 लोग एक ही जैसी दौरी में एक ही जैसा जामुन लिए बैठे थे। किसी किसी का एक पत्ता बिका भी, मगर हमारी बारी नहीं आई। बालक तुम्हारी अम्मा के कंधे पर लटक लटक कर जामुन मांगते। भूख से नन्ही की आंखें निकल आई थीं। वह रह रहकर एक जामुन उठा लेती, इसलिए कई बार अम्मा को उसे पीटना पड़ा। छुटका अम्मा की पीठ से सटा बैठा था, लेकिन उसकी आंखों से निकलकर सफेद जल जामुन पर चिपक गया था। इसी से हमारे जामुन ऐसे सुंदर चमक रहे थे, धुले, निर्मल, साफ। पहले वह कुछ चिल्ला भी रहा था, मगर बाद में खामोश बैठ गया। खामोश क्या बैठ गया, नन्ही की पिटाई देखकर डर गया। इन्हीं के हल्ले के कारण हमारा जामुन नहीं बिक पा रहा था। हर आदमी, औरत, बच्चा इन्हें रोते पिटते देखता और आगे बढ़ जाता। तुम्हारी अम्मा ने यही कहकर पीटा था। हमें भी तब यही लगा था। दोनों बच्चे जहर की तरह बुझाए थे हमें। नन्ही की टकटकी जामुनों से हटती नहीं थी। लगता था आंखों ही आंखों में लील जाएगी। छुटके के उत्पात से परेशान होकर अम्मा ने उसे खींचकर अपनी पीठ पर सटा लिया और नन्ही को साड़ी के आंचल में लुका लिया। ब्लाउज खोलकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। नन्ही चिढ़कर छिटक कर निकल आती। क्या करें, दूध हो तब न पीती। तब अम्मा ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ देर बाद पीठ से सटे छुटके का रोना बंद हो गया और पीठ से खिसक कर वह आसपास घूमने लगा। नन्ही जामुनों को देखते देखते थक गई तो अम्मा की बाह से चिपक कर सोने लगी। तब भी भूख उसकी आंखों को खोल देती थी। चौंक कर वह जगती, सामने दौरी में पड़े जामुनों को देखती और फिर आंख बंद कर बाह की गरमाई में दुबक जाती। ए अम्मा, खुद काहे नाई बिकात है। कभी कभी वह खुद यानी जामुनों के ना बिकने का कारण भी जानना चाहती, लेकिन कारण जानना आसान था क्या? न हम कारण जानते थे, न उसे बता सकते थे। हम केवल आशा कर सकते थे, आशा कर रहे थे। आशा बड़ी चीज थी। बादल बुनने का आसार भी बन रहा था। अचानक की बदली बड़ी परेशानी में डालती है। बिना मौसम, बिना समय के चली आने को आतुर दिख रही थी बरखा देवी। एक पन्नी रखकर तुम्हारी अम्मा बैठी थी। बच्चों पर बूंदें पड़ेंगी तो कुछ देर बाद सूख जाएंगी, मगर जामुनों पर पड़ेंगी तो नुकसान कर देंगी। जामुन फट जाएंगे, पिलपिले हो जाएंगे, इसलिए बच्चों से ज़्यादा जामुनों को बचाना था। आदमी की प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती हैं। तभी देखो बीजू, कहाँ से एक आदमी भगवान के वरदान की तरह आया और आते ही उसने हमें इशारे से अपने पास आने को कहा। उसके यहाँ मकान की नींव खुदी पड़ी थी। मिस्त्री इंतजार में बैठा था। एक मजदूर की कमी थी। ईंटा ढोना है, गारा बनाना है। आदमी ने कहा। हम इतने खुश हो गए कि मजूरी पूछना भूल गए। बच्चों की तरफ एक नज़र देखा और आधी पी हुई बीड़ी हमने बुझाकर वहीं फेंक दी और उसके पीछे पीछे ऐसे चल पड़े जैसे आज हम स्वर्ग का राजकाज देखने जा रहे हों। थोड़ा चलने के बाद हमने उसी उल्लास में पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी अम्मा ने हमारी फेंकी आधी जली बीड़ी उठा ली थी और जलाने के लिए माचिस की तीली पर झुकी थी। पता नहीं क्यों हमें उलझन हुई, समझ में नहीं आया कि आंख क्यों भर आई। फिर हम आगे बढ़ गए। घर पर इनारा भी तो खाली भगोना में पानी खदकाती बैठी होगी। आज कम से कम 5 किलो पिसान लेकर घर जाएंगे, मन ही मन हमने सोचा था। पता नहीं हमारे जाने के बाद वो कौन सी मनहूस घड़ी आ गई। जब हम कंधे पर पिसान का झोला उठाए लौटे तो इधर खलबली मची हुई थी। तरह तरह से लोग कहानी बता रहे थे। कोई कहता कि एक असामी तुम्हारी अम्मा के पीछे पूड़ियों का पत्तल लिए खड़ा था।
जाने कब छुटका मंत्राविष्ट सा बिना आवाज के उठा और उस आसामी के पास जाकर खड़ा हो गया। जाने कब उस आदमी ने उसे पूड़ी निकाल कर दे दी और बाकी पत्तल लिए आगे बढ़ गया। जाने कब छुटका उस आदमी के पीछे पीछे चलता गया। कौन सोच सकता था कि पूड़ियां लेने के बाद वह नहीं लौटेगा। कोई कोई इस बात को और तरह से कह रहा था, जैसे कि छुटका देर तक पूड़ी लिए आदमी को देखता रहा। उसी आदमी ने कोई ऐसा मंत्र पढ़ा कि छुटका उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। ऐसा चलता हुआ गया कि कोई भी उसे जाते देख नहीं पाया। 6-7 साल के बच्चे का जाना दिखाई ना पड़े, यह हैरत की बात तो थी। लेकिन नहीं दिखाई पड़ा तो इसके पीछे वर्षों का विश्वास था कि बच्चा भला कौन ले जा सकता है। बच्चे हमेशा से अपनी अम्माओं के आगे पीछे खेलते रहे हैं। ऐसा विनाशक काल आएगा, इसका किसी को भरोसा नहीं होता है। अभी भी नहीं होता है। तुम्हारी अम्मा छुटका को जाते हुए नहीं देख पाई। उसके संगी साथियों ने भी ठीक से नहीं देखा। बस इतना ही देखा कि कोई आदमी था जिसके पास पूड़ियां थीं। पूड़ियां हमारे लिए कैसी नायाब चीज हैं, तुम जानते ही हो। सूजन महतो कराह कर रुके, फिर अपने आप से प्रलाप करने लगे। उसी समय नन्ही नींद से जागकर छटपट कर रही थी। तुम्हारी अम्मा ने बताया कि उसी को थप्पड़ मारने और खींचने में दुनिया का एक हिस्सा उससे छूट कर गिर गया। इसी से वह नहीं देख पाई। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वह पूड़ियों का पत्तल लिए खड़ा आदमी तांत्रिक था। उसने बच्चे को मंत्र मारकर अपने वश में कर लिया था। इसी से कोई उसे जाते नहीं देख सका। जिसने थोड़ा सा देखा उसने भी सोचा कि लौट कर आएगा, मगर नहीं। आकाश पाताल एक करके भी हम छुटका को नहीं खोज पाए। कहाँ कहाँ तक नहीं गए। हरिया मुंडा के आगे गिड़गिड़ाए तो कहीं जाकर पुलिस पर जोर दबाव डलवा पाए, तब कहीं जाकर रपट लिखी गई। किसी ने कहा कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर देखा था हमारे छुटका को। हम बुढ़ान काका को साथ लेकर वहां तक भी गए। किसी ने कहा कि छोटा नागपुर में उसे सुधाकर ढाबे पर बर्तन धोते देखा था। उसके बाल गंजे कर दिए गए थे और दाहिने पांव पर बड़ा सा कटे का घाव था। घाव की बात किसे नहीं तकलीफ देगी। हम भी परेशान हो उठे। सच बताएं, तुम्हारी अम्मा की किरिया उठाकर कहते हैं कि हम छोटा नागपुर जाना चाहते थे। वहां सुधाकर ढाबे पर बर्तन धो रहे छुटका को उठाकर घर लाना चाहते थे। हमारे साथ बुढ़ान काका भी चलने को राजी हो गए थे, मगर जाना नहीं हो पाया। हमारा दिल जानता है कि जाना नहीं हो पाया। तब से यही सोचकर संतोष करते हैं कि छुटका जिस भी ढाबे पर बर्तन धो रहा होगा वहां घाव खा रहा होगा तो भात भी खा रहा होगा। पैसे हाथ में नहीं तो आदमी कहाँ तक जाएगा। हम भी कहाँ तक जा पाए। हमारा धरती आकाश इतना छोटा कभी नहीं था जितना छोटा करके हमें रख दिया गया। बीजू, हमारे हालात ने हमें हमारी ही दुनिया से बाहर ठेल दिया है। तुम्हारी अम्मा की मौत का जिम्मेदार भी यही है, यही हालात। सुजन महतो अचानक चुप हो गए। सामने बैठा बीजू अचानक हिलक हिलक कर रो उठा। रोते रोते उठा और झोपड़ी की दीवारों को हिलाते हुए इधर उधर हाथ, कभी माथा पटकने लगा। और नन्ही, अचानक बीजू रुका और तेजी से बाप के पास आकर उसे झकझोरने लगा। कहाँ है नन्ही? नन्ही का मत पूछो। क्यों नहीं नजर मिलाता है तुम बाबा? कहाँ हटा दिया उसे? सुजन महतो की आवाज लड़खड़ा गई। तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद गिरिडीह वाली बुआ उसे लेती गई। 4 साल की बच्ची को हम कहाँ रखते? हमारा खुद का ठिकाना नहीं रहा। हम कहीं पड़े रहें, मगर बच्ची को कहाँ संभालें? अब तुमने हमारा घाव छेड़ दिया है बीजू, तो करेजे पे पत्थर धर के सुनो। सोचा था कुछ बड़ी हो जाएगी, छुटकी तो ले आएंगे अपने पास, तब तक यहाँ भी कमाने धमाने का कुछ इंतजाम कर लेंगे, मगर नहीं हो पाया। तब से कभी जा ही नहीं पाए गिरिडीह। उधर बुआ कहने लगी कि नन्ही को किसी मिशनरी वाले को दे दें। वे लोग मांगते रहते हैं, बच्चे अच्छा खाना पा जाते हैं, पल बढ़ जाते हैं, पढ़कर लायक आदमी बन जाते हैं, इसलिए लोग उन्हें अपने बच्चे दे आते हैं। हम क्या करते? जब खाना नहीं दे सकते तो किस बिना पर रोक लें? बुआ को भी दिक्कत थी। हम निठल्ले, न लकड़ी रही न फल सब्जी, क्या खाएं, क्या लेकर हाट जाएं? अपने को खाएं, अपने को पहने, अपने को लेकर हाट जाएं। गांव में कब से तो रोड बन रही है, बस बहाना है कि अब हम अपने खेत भी न बो सकें,
न सिंचाई को पानी है, न पानी की कोई उम्मीद, न बीज रख सकते हैं, न अन्न। फिर वे बड़बड़ाने लगे। बुआ धनबाद गई, मशीनरी वालों के पास गई। वहाँ बड़ा चर्च है। वहाँ उनके चर्च के दरवाजे के आगे नन्ही को गोद में लेकर घुटने के बल बैठी रही। तब चर्च का गेट खुला और एक शानदार सफ़ेद चोगा पहने आदमी और एक औरत, जिसे क्या तो नन कहते हैं, बाहर आए। उसकी गोद से नन्ही को उसी नन ने उठा लिया। फिर वह नन नन्ही को लिए हुए गेट के अंदर चली गई, चोगा वाला आदमी भी। गेट बंद हो गया और बुआ रोती हुई गिरिडीह लौट आई। इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, कोई पता लगा भी नहीं सकता। सुनते हैं कि यहाँ से बच्चे परदेश भेज दिए जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, क्या पता। अचानक बीजू ने हड़िया जोर से पटक दी। मिट्टी का बर्तन टूट गया। रोते रोते वह हंसा। सागर की अतल गहराई से निकली ऐसी हंसी जो सृष्टि के नाश पर महादेव बनकर निकलती है। तो सबको लगा दिया ठिकाने। वाह वाह महतो, तुमने आखिरी कील भी नहीं छोड़ी और हमारी उस 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने की हिम्मत करने वाली बहन इनारा को भी लगा दिया ठिकाने। बेच दिया, जरूर बेच दिया तुमने। कितना मिला, कितना धन कमा लिया, जी लिया जीवन। हाँ हाँ, यही जीवन है, यही देखने के लिए जीना है। सबकी लाशों पर मिला है हमें थोड़ा सा जीवन। नहीं नहीं बीजू, उसकी शादी करके भेजे हैं। वो देखो खड़ा है बाहर स्कूटर। वो भी पगली ऐसी अड़ गई थी कि उसके ब्याह में उसके भाई के लिए 12 इतात आएगा। उन सबों ने लाकर ऐसा टूटा फूटा स्कूटर बांध दिया कि आज तक नहीं चला। जाने किस कबाड़ी से उठा लाए थे, रद्दी के मोल। इनारा क्या जाने शहर वालों के दांव पेच। उसे तो शौक लगा था कि शहर के लड़कों की तरह उसका भाई स्कूटर चलाएगा। वो पड़ा है तुम्हारा 12 इतात, 12 इतात, 12 इतात। बीजू के कान में बजने लगा। 12 इतात, 12 इतात, वह चिल्लाया। सबके अपने मतलब हैं, हमारा मतलब किसी के लिए नहीं। सबको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। हम कभी इधर दौड़ाए जाते हैं, कभी उधर। कभी इधर की बात पर भरोसा करते हैं, कभी उधर की बात पर। सबका हित सज जाता और हमारा घर बिक जाता। हमारा घर बिक जाता है, भाई बहन बिक जाते हैं, हमारा देश बिक जाता है। हम ठगे जाते सब तरफ से। हम ठग नगरी के बाशिंदे हैं, ठगों से घिरे। ठग ठग ठग, इधर भी उधर भी झंडे लहराते ठग, झंडे ही झंडे। हम झंडों से घिर गए हैं। झंडा झंडा, मंदा मंदा। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी चिल्लाता। तेजी से बाहर आकर बीजू ने स्कूटर पर लात मारी। लात लात लात, 12 इतात, 12 इतात। धन्यवाद साथियों। मुझे उम्मीद है कि अंश पढ़कर आपको आज के सारे हालात भी इसमें जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे होंगे और बहुत कुछ उन इलाकों के बारे में भी जानकारी मिली होगी जो हमसे दूर और कई बार इतनी दूर हैं कि पता ही नहीं चलता कि शोषण की यह परिधि कितनी बड़ी, कितनी व्यापक है। यह जीवन अन्याय और असमानता से, शोषण और अत्याचार से संघर्ष करते हुए जिनका बीत रहा है, हम सब उनके साथ हैं और उनके हौसले को सलाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।